दोस्तों नमस्कार। देश की सबसे ताकतवर रायसीना हिल्स और रायसीना हिल्स के दोनों तरफ इस देश की नीतियों को बनाने वाले नौकरशाहों की टीम। एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है, चंद फरलांग की दूरी पर पार्लियामेंट है। लेकिन इतनी ताकतवर जगह खड़े होकर अगर इस देश का आकलन आप इस दृष्टि से करें कि जो नीतियां बन रही हैं वो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार को ही कटघरे में क्यों खड़ा करती है। यहीं पर निर्णय हुआ था कि दरअसल इस देश में नोटबंदी होनी चाहिए। यहीं पर निर्णय हुआ था कि इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड आने चाहिए। यहीं पर निर्णय हुआ था इस देश के भीतर में जीएसटी के कई स्लैब्स होने चाहिए। यहीं पर निर्णय हुआ था कि किसानों के आंदोलन उसके ठीक समानांतर इस देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म ही काम करेगा, उसका निर्णय भी यहीं पर हुआ था। एक लंबी कतार है इस देश के नौकरशाहों की टीम ने किस तरीके से इस देश की राजनीति को नीतियों के आश्रय, रिफॉर्म के आश्रय अमली जामा पहनाने की कोशिश की। और यह भी उस ताकत का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय तौर पर जब भी इस देश में टेलीविजन पर आए तो उन्होंने इस देश को बार बार चौंकाया। लेकिन कल्पना कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अगर आज मामला डीमोनेटाइजेशन का चल रहा है तो जजेस सवाल कर रहे हैं आपने किसी से मशविरा किया या नहीं किया, और अटॉर्नी जनरल की सांसें फूल जाती हैं कि किया या नहीं किया कैसे बताएं, कोई फाइल तो है नहीं। आरबीआई की तरफ से भी कोई फाइल तैयार की नहीं गई। तो फिर नौकरशाहों की टीम यहां पर बैठकर किस निर्णय की दिशा में सरकार को ले जाती है, या फिर इसके ठीक उलट की प्रक्रिया में सरकार तय करती है कि दरअसल यह नीति राजनीतिक तौर पर लाभ देगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए नौकरशाहों की टीम लग जाती है। कमाल की परिस्थिति है। यहीं पर निर्णय लिया गया कि दरअसल इस देश का अगला चुनाव आयुक्त कौन होगा, और एक वक्त के बाद वह इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, और यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर चला गया। यहीं पर निर्णय लिया गया, चूंकि साउथ ब्लॉक भी है, यहीं पर निर्णय लिया गया कि राफेल इस देश में लाया जाएगा। यहीं पर निर्णय लिया गया कि पेगासस इस देश के भीतर में जरूरी है। लेकिन तमाम परिस्थितियां जब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में यह कहकर पहुंची कि दरअसल जो निर्णय आप लेते हैं उससे जनता को परेशानी होती है, उसमें इस देश की जो संवैधानिक चेक एंड बैलेंस की स्थिति है वो डगमगाने लगती है, तो सरकार की तरफ से खड़े अटॉर्नी जनरल दो बातों का जिक्र बार बार करते हैं। और आज उन दो बातों का जिक्र करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान ने एग्जीक्यूटिव अलग क्यों बनाया, जुडिशरी को अलग क्यों बनाया, लेजिस्लेटिव को अलग क्यों बनाया, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका अलग अलग क्यों थी। क्या यह चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति थी या नहीं थी। इन दो स्थितियों में अटॉर्नी जनरल की दो बातों पर गौर कीजिए। एक बात कहते हैं कि हर चीज राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम नहीं बतला सकते हैं, पेगासस का मामला हो या फिर राफेल का मामला हो। जब किसानों का मसला आया तो कहा गया कि दरअसल इस देश में रिफॉर्म की जरूरत है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यह बहस की कोई गुंजाइश नहीं कि कुछ लोग खड़े हो गए जिनके पास खूब पैसा है, वो रईस किसान है। लेकिन इस रायसीना हिल्स के दूर में आप देखिए जो गुंबद नजर आ रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। इस देश के राष्ट्रपति ने भी कोई हरकत कभी नहीं की। तो सवाल कई एक झटके में निकल कर आते हैं कि क्या वाकई जो नीतियां बनती है वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर सत्ता को लाभ देने के लिए होती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर अब आने वाले 6 दिसंबर को ध्यान दीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला भी आएगा, और उसके साथ इस देश के भीतर में जो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल आरबीआई ने खड़ा किया था वह कहीं दफन हो गया। हर एक इशू के आश्रय चुनाव आयोग की खामोशी, राष्ट्रपति की खामोशी, पार्लियामेंट के भीतर ताकत का एहसास और उस ताकत के जरिए इस देश को चलाने की फितरत। इस परिस्थिति में जब मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट कहीं इस सरकार की बनाई हुई नीतियों को लेकर जनता के भीतर से कोई सवाल ना उठे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट शॉक एब्जर्वर का काम तो नहीं करता है। यानी सरकार के अनुकूल परिस्थितियां ही कब कैसे उठाई जाए और कब कैसे बहस और जिरा में गायब कर दी जाए, यह भी तय
सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिरह के जरिए तो नहीं होती है। हम खास तौर से आज यहां पर आए हैं ये बताने के लिए कि दरअसल इस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में एक वक्त नेहरू भी थे, इंदिरा भी थी। यहीं पर पीएमओ प्रधानमंत्री का कार्यालय यहीं पर मौजूद है। और ये एक बड़ा सवाल था इन सब चीज़ों के बीच में, उस वक्त जब सरदार पटेल थे, उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते तो और एक लंबी कतार है इस देश के भीतर में। एक वक्त वीपी सिंह भी यहीं बैठा करते थे जब बफोर्स का मसला आया, लेकिन बफोर्स के मसले को लेकर सरकार ने नहीं कहा कि दरअसल ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। वह एक झटके में पेगासस और राफेल को लेकर कहा गया। तो उस वक्त और इस वक्त की पूरी परिस्थितियों के बीच क्या एक लंबा गैप आ गया है? क्या एक इतना बड़ा अंतराल आ गया है कि भारत की राजनीति एक झटके में बदल गई और नौकरशाहों की टीम ने नए नए निर्णय लेने शुरू कर दिए? यह सारे सवाल हो सकता है आपको परेशान करें, लेकिन आज जरा सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो मामले जाते हैं और वो जिस शक्ल में सुनवाई के तौर पर आते हैं और महीनों महीनों सुनवाई होती है, उसका कोई असर क्यों नहीं पड़ता है रायसीना हिल्स पर, जहां राष्ट्रपति भवन पीछे नजर आता है, जो गुंबद नजर आ रहा है दूर में वह नजर आता है, दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में नजर नहीं आता है। इसकी एक तस्वीर हमको लगता है चंद फरलांग की दूरी पर जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, जरा आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। ये चंद फरलांग की दूरी पर पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट के भीतर जितने मुद्दे उठते हैं सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं, क्योंकि बहुमत सत्ता के साथ है और बहुमत के खिलाफ पार्लियामेंट जाती नहीं। लोकतंत्र के मंदिर का मतलब यही है। अब यहां से दूसरा सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। जो पीआईएल की शक्ल में जाते हैं, जो पॉलिटिशियंस मुद्दों को उठाते हैं, जो इस देश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के भीतर कटघरे में खड़ा करते हैं, उसका कोई असर अगर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक पे नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट के भीतर नहीं हो रहा है, तो इसके एक मतलब बहुत साफ है कि लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर पार्लियामेंट की महत्ता क्या खत्म हो गई? और जिस बात का जिक्र पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कर रहे हैं, कहीं वो सही तो नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं हम जब मुद्दे उठाते हैं तो माइक बंद हो जाता है। वो कहते हैं जब महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं तो उस वक्त कैमरे शट डाउन में आ जाते हैं और सिर्फ आवाज सत्ता पक्ष की सुनाई देती है। तो क्या भारत के लोकतंत्र के तीनों पिलर को संभाले हुए इस रायसीना हिल से इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को समझा जा सकता है? क्योंकि जिस वक्त किसान का जिक्र हुआ, ये किसान का जिक्र लाल बहादुर शास्त्री के दौर से जय जवान जय किसान के नारे के साथ शुरू हुआ और किसानों के साथ हरित क्रांति इस देश ने देखी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, यहाँ पर एक वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर बाबू जगजीवन राम भी हुआ करते थे और ख़ास तौर से स्वामीनाथन भी कई मौक़ों पर यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ों को डेवलप होना चाहिए। ठीक इसी तर्ज पे जब बफोर्स कांड हुआ तो इस रायसीना हिल्स पे हमने सीबीआई डायरेक्टर को भी देखा और डिफेंस मिनिस्टर को भी देखा, प्राइम मिनिस्टर के माथे पर शिकन भी देखी और इस दौर में इस देश के साथ कहीं डिफेंस डील में सत्ता स्कैम तो नहीं करती है, यह भी देखा। लेकिन मौजूदा वक्त में यह क्यों नहीं होता है? जासूसी कांड को लेकर राजीव गांधी की सरकार गिर गई और जासूसी कांड मौजूदा वक्त में अगर बड़ी तादाद में दुनिया भर में हो रहा था तो भारत के भीतर एक जू नहीं रहेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से उसे जोड़ दिया गया। तीन सवाल हम इसलिए जिक्र करना चाहते हैं कि इस देश के भीतर में नौकरशाही इस देश को चलाती है। इस नौकरशाही को राजनीतिक सत्ता हाँकती है। इस राजनीतिक सत्ता को कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर परिभाषित करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। और संयोग ऐसा है कि हमने जितनी भी मुद्दों के नाम लिए ये सभी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। इन सभी दायरों के भीतर में कटघरे में राजनीतिक सत्ता है। इस देश के भीतर में जो जनता है और जितनी बड़ी तादाद में वोट डालती है, उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में अनाज इस देश में जनता को फ्री में दिया जा रहा है। इस पार्लियामेंट के भीतर इस देश में लगभग 194 मौके ऐसे आए जब किसानों की आर्थिक स्थिति, इस देश के भीतर का पीडीएस सिस्टम, इस देश के भीतर की वेलफेयर स्कीम को लेकर चर्चा शुरू हुई और रात रात भर चर्चा हुई। और ये आज का कोई वक्त नहीं है, ये स्थिति लाल बहादुर शास्त्री के दौर में भी आई थी, लेकिन अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या पार्लियामेंट की महत्ता राजनीतिक सत्ता की ताकत के आगे नतमस्तक हो चुकी है? यकीनी तौर पे कह सकते हैं हो चुकी है। इस देश के भीतर में डीमोनेटाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जिन सवालों को खड़ा किया
उसमें बार बार यही पूछा कितनी जानकारी आरबीआई को थी, क्योंकि नोट का दायरा तो उसके हिस्से में आता है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर सिर्फ वैसे ही सवाल कर सकती है जैसे कोई पत्रकार किसी प्रधानमंत्री या किसी मंत्री से करे? अब तो हालांकि उसकी भी परिस्थिति खत्म कर दी गई, लेकिन सामान्य तौर पे माना जाता था कि पत्रकार सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन करता है कि यह सही है या नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, धीरे धीरे झटके परिस्थिति कुछ इस तरीके से बदली कि ऐसा लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहा है, पार्लियामेंट खामोशी बरत रहा है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनती और बढ़ती हुई फाइलों में सरकार के अनुकूल दस्तावेजों को लिखा जा रहा है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के जिन पायों का जिक्र होता है, जो नहीं जानते हैं वो एक बात समझ लें जरा, यहीं पर वित्त मंत्रालय है, यहीं पर डिफेंस मिनिस्ट्री है, यहीं पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, यहीं पे गृह मंत्रालय है। लेकिन मौजूदा वक्त में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहीं नहीं मिलेंगे, वो गुजरात में हैं, गुजरात के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो अगला सवाल ये आता है, क्या नेहरू के वक्त में, इंदिरा के वक्त में, राजीव के वक्त में, वीपी सिंह के वक्त में, चंद्रशेखर के वक्त में, गुजराल के वक्त में, देवगौड़ा के वक्त में इस देश में चुनाव नहीं होते थे? मनमोहन सिंह को तो मान लीजिए कि वो राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नहीं बने, चुनाव जीत कर नहीं आए, कांग्रेस ने बना दिया, पसंदीदा था बना दिया। लेकिन बाकी पॉलिटिशियंस के दायरे में चुनाव के वक्त जो संबोधन होता था, वो जो 45 दिनों का कालखंड होता है किसी भी राज्य में चुनाव होने के दौरान, उसमें जब आप एवरेज निकालिएगा और पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत आ जाएगी कि इस देश के भीतर में इंदिरा गांधी सरीखा व्यक्तित्व भी 45 दिनों में सिर्फ 2 दिन देता था एवरेज, जो मैक्सिमम है। अन्यथा सिर्फ एक रैली होती रही, चाहे वो शास्त्री का काल हो, चाहे वह उस दौर के लेकर अभी के दौर में तमाम प्रधानमंत्रियों का काल आप देखना शुरू कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे ज्यादा वक्त दिए 4 दिन, लेकिन 4-4 दिन किसी जगह पे जाके कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है और देश की नीतियों को लेकर पार्लियामेंट में बहस नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कटघरे में खड़ा करके अटॉर्नी जनरल से जिरह किया जाता है तो जवाब नहीं मिलता। और आखिरी लाइन यही होती है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर या फिर ये राष्ट्र हित में किया गया है। इन 2 शब्दों को एक क्षण के लिए आप हटा दीजिए और उसके बाद जरा सोचना शुरू कीजिए कि राफेल में कितनी डील हुई, पेगासस में जासूसी क्यों हो रही थी, डीमोनेटाइजेशन के जरिए इस देश के भीतर में जिस ब्लैक मनी का जिक्र था और देश की इकोनॉमी पे खतरा था, उस वक्त जब निर्णय लिया गया और आज की जो इकोनॉमी है वह उस दौर के, अभी के दौर की तुलना में कॉम्पैरेटिवली अच्छी क्यों थी। जीएसटी को लेकर जो टैक्स कलेक्शन का दायरा है, जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टैक्स कलेक्शन के तौर पर सेंटर को देना पड़ता है, वह एक झटके में राज्यों को दे पाने की स्थिति में सेंटर क्यों नहीं है। नीतियां यही बनती हैं, निर्णय पार्लियामेंट के भीतर होते हैं और जब चीज़ें गुत्थम गुत्थी में आ जाती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर चला जाता है। यही वो सवाल है जिस सवाल का जवाब किसी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सीधे तौर पर ठप्पा लगा देता है कि हमने चुनाव जिता दिया ना, अब कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। अब कार्रवाई सिर्फ एक ही होगी और वो कार्रवाई ये है कि अगले 5 बरस के बाद हम फिर देखेंगे। लेकिन इस दौर में इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर और इसी नॉर्थ साउथ ब्लॉक के भीतर 2019 में एक सवाल ईवीएम को लेकर भी उठ गया था और कहा गया था क्या ईवीएम जिस स्टाइल में चलाया जाता है तो क्या दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता हो। इसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह पार्लियामेंट तय करेगी। मामला पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट ने खामोशी बरत ली, कहा इसको आप सिर्फ 0 आवर में चर्चा कर सकते हैं, ऐसे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो लोकतंत्र के पहरुए के तौर पर रायसीना हिल्स की ताकत के सामने खड़े होकर आज आपसे 4 सवाल करते हैं। पहला सवाल, इस देश में चुनाव राजनीतिक सत्ता के लिए सबसे बड़ा क्यों है? हर चुनाव के साथ क्लीन चिट जीतने वाले को क्यों मिल जाती है, जो उससे कुछ भी अपराध किए वो एक झटके में छुप क्यों जाते हैं?
तीसरा सवाल, इस चुनाव के ताने बाने को लेकर जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो राष्ट्रीय पॉलिसी कैसे हो सकती है अगर वो राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीति को साधने के लिए बना रही हो। और चौथा सवाल, अगर इन तीनों परिस्थितियों से सवाल उठते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट वैसे पीआईएल को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है कि हम बहस करेंगे, वह भी खामोश हो जाए कि सारी चीज़ें तो अनुकूल है। इन चार सवालों का जवाब आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम के दायरे में सत्ता की ताकत जो एक छत्र तरीके से इस देश को रूल नहीं कर रही है बल्कि उसको डिफाइन कर रही है, और डेफिनेशन की स्थिति में इंस्टीट्यूशंस गायब हो गए हैं। तो सवाल इस दौर में कोई भी पूछ सकता है, तब राहुल गांधी की पदयात्रा से क्या निकलेगा, गुजरात के चुनाव परिणाम से क्या निकलेगा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम से क्या निकलेगा, और तमाम राज्यों में आने वाले वक्त में 2024 से पहले, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह राजस्थान हो, वो कर्नाटक हो, वो तेलंगाना हो, क्या निकलेगा। और अगर कुछ नहीं निकलेगा तो फिर 2024 से क्या निकलेगा। यह वो आखिरी बिंदु है जिस 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द ये सारे मुद्दे एक लिहाज से सीढ़ी दर सीढ़ी उस राजनीति को तय करते हैं जो राजनीति के सरोकार इस देश के लोगों से नहीं है। लोगों के सरकार 5 किलो अनाज से हो सकते हैं, वेलफेयर स्कीम के ऐलान से हो सकते हैं जिसके दायरे में किसान सम्मान निधि भी आती हो, लेकिन अगर वेलफेयर स्कीम के दायरे में इस देश के समूचे हिस्से को घेरा जा रहा है तो इस देश के भीतर में महंगाई, बेरोजगारी या दूसरे सवाल क्यों मायने रखेंगे और क्यों मायने नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे में हमें लगता है कि आज सिर्फ आप इस दिशा में देखिए और इस बात पे जरा गौर करना शुरू कीजिएगा कि अंग्रेजों की सत्ता के बाद जब भारत के पॉलिटिशियन के पास सत्ता आई तो पहली बार नेहरू के भाषण में, पहली बार इस देश के राष्ट्रपति के भाषण में जब संविधान लागू हो गया और पहली बार कमोवेश हर पार्लियामेंट्री से निकलकर प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ जाते हुए कदमों के पहले भाषण में सिर्फ 2 ही बातों का जिक्र था, जैसे मौजूदा वक्त में 2 बातों का जिक्र होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित। उस वक्त 2 ही बातों का जिक्र था, गरीबों के आंसू नहीं गिरने चाहिए, उन्हें पोंछने का काम और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का काम ये सत्ता करेगी, ये नौकरशाही करेगी। उसी का ये प्रतीक है और राष्ट्रपति प्रथम पुरुष के तौर पर इस देश में कहीं ना कहीं सरकार भटके नहीं, इसीलिए वो उसे देखेंगे। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल, हर दौर में हर पार्लियामेंट ने इस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से हटाकर अपने कैमरे को मोड़ दिया इस देश की पार्लियामेंट की तरफ, और पार्लियामेंट की दिशा में बढ़ते हुए उनके कदमों ने वहां पर जो सवाल उठाया वो सवाल सीधे सीधे इसी बात को गौण कर रहा था कि किसी भी हालत में आप इस संसद को लोकतंत्र का मंदिर मानिए और लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए नुमाइंदे हैं तो उन नुमाइंदों के फैसले पर मोहर सांसदों की नहीं है, जनता की मोहर है। और बीते 8 बरस में इस देश में लिए गए पार्लियामेंट की बहस के बाद तकरीबन 308 मामले ऐसे निकल कर आते हैं जिसके सरोकार इस देश की जनता से नहीं, उस 308 मामलों में लगभग 256 मामले इस देश के कॉरपोरेट से जुड़े हुए थे और कॉरपोरेट मुनाफा खोजता है। तो शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें हमें लगता है कि इस पार्लियामेंट को देखकर लोकतंत्र के मंदिर का राग गाया जाए, रायसीना हिल्स को देखकर नौकरशाही और विधायिका का जिक्र किया जाए, या तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट के अनुगुंज को सिर्फ इस रूप में सुना जाए, चलिए मामला पहुंचा तो सही, कितना सही है कितना गलत है तय आप कीजिए। मुद्दों की फहरिस्त आपके सामने है और उसके बाद सोचिए कि दरअसल क्या वाकई इस देश के भीतर में सत्ता की पूरी कार्रवाई, पार्लियामेंट के भीतर का पूरा सच जो कच्चे चिट्ठे में आपको मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय जो हैं, इन तीनों के सरोकार इस देश की जनता से कितने हैं। क्योंकि वी द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, यही तो दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है और वही हिस्सा गायब हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।